हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है 1000 वन लाइनर का पार्ट 1, जिसमें कि हम सोशलॉजिकल डेफिनेशंस देखेंगे मेन और इसके अलावा उनको थोड़ा सी डिटेल में हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशलॉजी सब्जेक्ट पे वो अच्छी हो पाए। तो जिन डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, मॉरिस गिन्सबर्ग और हेनरी फेयरचाइल्ड ने सोशलॉजी की क्या क्या डेफिनेशंस दी है या फिर ये सोशलॉजी को क्या मानते हैं। सोशलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में कोई भी जब विचार डेफिनेशन देता है वो मेन में उसके हाईलाइट्स बता रहा होता है। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि है ऑगस्ट कॉम्ट की। तो ऑगस्ट कॉम्ट को आप मानते हैं एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। तो जो समाजशास्त्र है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सामाजिक प्रघटना का अध्ययन करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, एक तो होती है हमारी फिनोमिना, और जब भी हम वहाँ पर सोशल लगा रहे हैं मतलब कि वहाँ पर हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व होगी या फिर सोसाइटी के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, अगर वह इन्वॉल्व होते हैं तो तभी वह सोशल फिनोमिना बनेगा। एक चीज़ आप देखिए कि जो हमारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि अर्थ को कहीं पर आ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, तो दैट इज नेचुरल फिनोमिना। नाउ जब यहाँ पर सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाएगी, जब लोग को वहाँ पर रिहेबिटेशन करना पड़ेगा ड्यू टू जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, या फिर उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, या फिर उनकी कुछ ना कुछ जान माल की जो हानि हो जाएगी जो कि इफेक्ट करेगी हमारे लोगों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारी कम्युनिटी को, तो वो बन जाएगा हमारा सोशल फिनोमिना। ठीक है। और इस पे एक थिंकर है हमारे इमैनुअल कांत। ठीक है, इमैनुअल कांत ने दो चीज़ों पर डिफ्रेंशिएट किया है, एक तो नोमेना और दूसरा हमारा होता है फिनोमिना। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो जो सोशलॉजी है एक ऐसा साइंस है जो कि सोशल फिनोमिना का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के लिए क्या करता है, वो सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉ। तो ऐसे प्राकृतिक नियम और इनवेरिएबल लॉ मतलब कि लॉज, ऐसे लॉज जो कि चेंज ना होते हों, जो हमेशा से अगर हम किसी भी कंडीशंस में उन लॉज को लगाएं तो वह काम करें। उदाहरण के लिए जैसे हम साइंस में देखते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो सारी जगह पे काम करता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसी प्रकार से ऑगस्ट कॉम्ट चाहते थे कि सोशलॉजी को भी ऐसा ही कुछ साइंस बनाया जाए जो कि नेचुरल साइंस को बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन ये किसका अध्ययन करे, ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करे। द डिस्कवरी ऑफ विच इज ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हम इन्वेस्टिगेट करें कि जो सोसाइटल जो समस्याएं हैं या सोसाइटी में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल ऑर्डर को हम समझ सकें, तो इसके लिए सोशलॉजी डिसिप्लिन आए। तो ये किसका कहना है, ऑगस्ट कॉम्ट का कहना है ना। ऑगस्ट कॉम्ट के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये बिलोंग जो करते हैं वो 1800 के टाइमलाइन पे बिलोंग करते हैं ना। यहाँ पर जो इमरजेंस हो रहा था वो साइंस एंड सोशलॉजी का एक इमरजेंस हमको देखने को मिल रहा था। साइंस का बहुत ज़्यादा हमको बोलबाला देखने को मिल रहा था। इनलाइटनमेंट का पीरियड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है किसके बाद होगा, या फिर थोड़ी सी मतलब जो हवाओं में कुछ क्रांति की थोड़ी सी खुशबू बह रही है। इसके अलावा लोग चेंज होना चाह रहे हैं, एक साइंस का थोड़ा सा, लोग साइंस को सबसे ऊपर मान रहे हैं, तो लेकिन सोसाइटी में भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि चेंजेज हो रहे हैं, सोसाइटी में थोड़ा सा केओस हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ऑगस्ट कॉम्ट देख रहे हैं और इसी के बारे में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यार ये जो चेंजेज हो रहे हैं इसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकें, किसके माध्यम से, सोशल लॉज के माध्यम से, जो कि हम बनाएं, बेस उसका क्या हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, और इनका जन्म जो होता है 1798 से 1858 इनकी जो कालक्रम है, और जन्म हुआ था फ्रांस के मेंटीपोलर पे। तो उनके कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, इनको जनक भी कहा जाता है प्रत्यक्षवाद के, जो कि ये लेते हैं अपने जो मेंटोर इनके होते हैं जो कि हैं सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन से ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें जिसने कि एक एकेडमिकली या फिर पॉजिटिविज्म को इतना आगे बढ़ाया तो वो थे ऑगस्ट कॉम्ट। इसके अलावा हायरार्की ऑफ साइंसेस, किस प्रकार से साइंस का संस्करण होता है, कौन सा साइंस पहले आता है, कौन सा साइंस बाद में आता है, ये सारी चीज़। और इसके अलावा सोसाइटी के दो चीज़ों को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, एक तो सोशल स्टैटिक्स यानी कि जो समाज में जो सारी चीज़ें स्टैटिक्स रहती हैं यानी कि स्थिर रहती हैं, दूसरी जो कि गति करती रहती है, जो कि चेंज होती रहती हैं विद टाइम। कॉम्ट बिलीव करते थे कि हमको अगर सोसाइटी को देखना है, सोसाइटी को अगर समझना है, तो हमको एक साइंटिफिक लेंस से देखना पड़ेगा, यानी कि विज्ञान की तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में एक तो हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ का जब भी हम अनुभव से, जब भी हम फील्ड पे जाएंगे, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी चीज़ का, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को देखेंगे, हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तब हम कहते हैं कि हम साइंटिफिक अध्ययन कर रहे हैं।
और इन्होंने वर्ड सोशलॉजी इन्वेंट किया था। इससे पहले इन्होंने एक और वर्ड लिया था जो कि है सोशल फिजिक्स, और ये वर्ड किसी ने क्वेटलेट नामक एक इंसान थे जिन्होंने कि ये शब्द इनसे ले लिया। तो एट लास्ट ये किस शब्द के साथ आए? सोशलॉजी शब्द के साथ आए। और ये कॉन्सेप्ट है इनका हायरार्की ऑफ साइंस। तो इन्होंने देखा कि जो विज्ञान है, जो हमारे साइंसेस हैं, या फिर जो नॉलेज है वो कैसे इवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले उस साइंस को रखा जिसको पढ़ने के लिए हमें और सारी चीज़ों, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी, यानी कि जो सबसे फंडामेंटल साइंस है। तो इन्होंने देखा कि मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो किसी भी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में एक परिपूर्ण है। नाउ दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। अब अगर आपको तारों के बारे में अध्ययन करना है, आपको मिल्की वेज के बारे में अध्ययन करना है, तो आपको वहाँ पर मैथ्स लगानी पड़ेगी कि किसके बीच में कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो कि जो सबसे पहला साइंस होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, और हम आगे की ओर जब जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की जरूरत होगी। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये ऊपर के जो सारे तीन हैं, यानी कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स। बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत होगी, एस्ट्रोनॉमी की जरूरत होगी, फिजिक्स की जरूरत होगी, केमिस्ट्री की जरूरत होगी। और सोशलॉजी पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जरूरत होगी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं CBS करके, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। और इन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंसेस कहा है, ठीक है। सोशियोलॉजी को इन्होंने कहा है क्वीन ऑफ साइंसेस। ये चीज़ें भी याद रखिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे किसके बारे में? ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। और इनका कॉन्सेप्ट है जो कि है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, कैसे हिस्ट्री पे जाके ये देख रहे हैं कि कैसे सोसाइटी में इवॉल्व हुआ है। और ये कौन सा इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव यूज करता है? लीनियर, यानी कि सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाती है तो वो प्रोग्रेस करती रहती है। तो पहली स्टेज तो इन्होंने बताई कि एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर कि थियोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, यानी कि धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। और वहाँ पर भी इस थियोलॉजिकल स्टेज को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहली तो फेटिसिज्म, यानी कि प्रेतवाद, जहाँ पर कि लोग भूत प्रेतों की पूजा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ देवता बना लिए, उनकी वो पूजा करने, लेकिन बहुत सारे देवता थे। पॉलीथिज्म, पॉली मीन्स होता है बहुत, और थिज्म जो कि रिलेटेड है रिलीजन से ना। उसके बाद जो अगली स्टेज होगी वो है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब एक देवता उन्होंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद बीच की हमारी ट्रांजिशनल स्टेज आएगी, और जो अभी के स्टेज हमारी देख सकते हैं, जो बीच के ट्रांजिशनल स्टेज है उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है। एक संक्रमणकालीन स्टेज है। उसके बाद जो अभी की स्टेज है जो कि है पॉजिटिविस्टिक स्टेज, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है साइंटिफिक स्टेज, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमने अध्ययन करना है तो साइंस की नज़र से करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर अब देखें तो थियोलॉजी में अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि कोई भगवान का ऐसा चक्कर रहा होगा, या फिर भगवान की कृपा नहीं रही होगी, तो ये व्यक्ति क्या हो गया, इसकी डेथ होगी। मेटाफिजिकल में थोड़ा सा देखा जाएगा, उसकी एक तो भगवान पे आस्था रहेगी, दूसरा उसको मेडिसिनल केयर भी दी जाएगी और सारी चीज़ें भी दी जाएगी। उसकी जो बॉडी जो कैसे फंक्शन कर रही थी, कैसी उनकी बीमारियां थी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेज में देखा जाएगा तो हम उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखेंगे कि क्यों उसकी मृत्यु हुई। क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो बहुत ही लंबी बीमारी से वो गुजर रहा था, कोई क्रोनिक बीमारी थी। तो इस प्रकार से हम एक साइंटिफिक लेंस में देखेंगे तो कौन सी स्टेज हो जाएगी? पॉजिटिव स्टेज हो जाएगी। सो आई होप जो भी हमने बात की है ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मैक्स वेबर की, ठीक है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। यहाँ पर भी मैक्स वेबर भी साइंस की बात करते हैं जो कि अटेम्प्ट करता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। नाउ इंटरप्रेटिव जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका कि अर्थ होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। इंटर का आप अर्थ समझ पा रहे होंगे कि बिटवीन, किसी के बीच में। तो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग करता है, ठीक है, एक एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, एक ऐसा साइंस जो कि सोसाइटी, जो सोशल एक्शन जो उसके इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, सोसाइटी में किस प्रकार से लोग एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका एक निर्वचनात्मक अंडरस्टैंडिंग, उसके अध्ययन करने का प्रयास करता है। कौन? सोशियोलॉजी करता है। और इसके अलावा एक कॉजल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी न केवल इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, सोशल एक्शन को, सोशल एक्शन के लिए मैक्स वेबर के लिए आप याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 इंडिविजुअल्स का होना। अगर सामाजिक क्रिया हो रही है तो उसके लिए 2 इंडिविजुअल्स का होना, और आपस में वो किसी न किसी प्रकार से इंटरेक्शन कर रहे हों, ठीक है। तो जो भी सामाजिक क्रिया होती है वो क्यों हो रही है इंडिविजुअल्स के बीच, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर के अगर सोशल एक्शन को हम ब्रॉडली देखें तो एक तो
दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लेवल ऑफ कोर्स और दूसरा मीनिंग की उससे मीनिंग क्या, एक तो सॉरी लेवल ऑफ कॉज उसका कारण क्या है, दूसरी उसकी मीनिंग क्या हमको निकल के आ रही है, ठीक है। और अगर और कॉन्सेप्ट हम मैक्स वेबर का देखें तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है आइडियल टाइप का, ठीक है। अभी अब एग्जांपल ले लो कि आपने ये देखना है कि हमारी डेमोक्रेसी यानी कि हमारा लोकतंत्र किस प्रकार से काम करता है, एक आदर्श डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, तो ये एक मेजरिंग रॉड हो जाएगा। लाइक डेमोक्रेसी में आप देखिए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर जाएगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जाएगी, साथ में जो भी सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को क्या मिलेंगे, कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ उनकी ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा पर्सनल प्रॉपर्टी को, और इसके अलावा सोसाइटी में एक हम सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, कौन, स्टेट करेगा। अब ये तो होगी हमारे कुछ आइडियल टाइप डेमोक्रेसी की। ना अगर हम इसको इंडिया एंड हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान पर अगर ले तो हम देखेंगे कि वास्तव में डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइडियल टाइप क्या होता है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है या फिर एक मेजरिंग रॉड होती है जो कि हमको एक आदर्श देते ही, मतलब ये अगर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होंगी तो क्या होगा, इनको हम यूज कर सकते हैं किसमें, वास्तविकता में क्या हो रहा है। इसके अलावा दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है जो कि है अथॉरिटी का, सत्ता का, कि अब सत्ता क्या होती है, जब भी जो पावर है उसको लीगलाइज कर लिया जाए तो वो अथॉरिटी बन जाती है। इसमें तीन तरीके की अथॉरिटी बताते हैं, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल में भी दो प्रकार की, पहली है पैट्रिमोनियल और दूसरी है फ्यूडल, ठीक है। पैट्रिमोनियल मतलब कि जो विरासत से हमको मिलती आई है, और फ्यूडल जिसको कि हम बात करते हैं जब मार्क्स भी बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटीज़ की, तो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे क्या होती है, पास ऑन होते रहती है। कैरिज्मेटिक यानी कि व्यक्ति में ही कुछ इतना खास है जिसके कारण लोग उसकी जो भी बातें हैं या फिर जो भी कह रहा है उसको मान रहे हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक निगेटिव अगर हम सेंस में जाएं तो हम एडोल्फ हिटलर को ले सकते हैं। लीगल रैशनल यानी कि जो आपके पद के द्वारा, जो लॉ के द्वारा आपको अथॉरिटी मिली हुई है, जैसे कि एक डीएम की अथॉरिटी या फिर राष्ट्रपति की अथॉरिटी, वो लीगल रैशनल हो जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन्होंने बताया है, नौकरशाही के बारे में उन्होंने बताया है कि नौकरशाही में क्या क्या होता है। एक तो जो अथॉरिटेटिव हायरार्की होती है, मतलब कि एक बॉस होगा, उसके नीचे कर्मचारी होंगे, उसके नीचे कोई और होगा, और फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। फॉर्मली आपको व्यवहार करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यानी कि हर एक का काम अलग अलग होगा, कोई फाइनेंस पे है, कोई मार्केटिंग पे है, ठीक है, और कोई कस्टमर हैंडल कर रहा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग, जो भी सारी चीज़ें, अगर हम किसी ऑफिस का एग्जाम्पल लें, बड़े कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल ले लें। इसके अलावा कैरियर ओरिएंटेशन यहाँ पर होता है। इम्पर्सनैलिटी होती है, जब भी आप किसी और दूसरे से बात करते हैं तो आप पर्सनल होकर बात नहीं करते हैं। और फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होती है, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस होगी कि तभी जो भी वहाँ पे कैंडिडेट है, जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम करेंगे ना। इसके अलावा मैक्स वेबर ने रैशनैलिटी की बात की है, तो रैशनैलिटी ने चार प्रकार की है, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, सब्सटेंटिव एंड फॉर्मल रैशनैलिटी। तो आप इन चारों को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने धर्म के बारे में कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंट इथिक्स, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे आचार थे जो कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही थी। उदाहरण के लिए कि कैपिटलिज्म क्या बात करते हैं, पहली बात करते हैं कि हमको जो भी कैपिटल हमारे पास है उसको हम इन्वेस्टमेंट करें, हम हार्ड वर्क करें, और इसके अलावा इफ़िशियंट हम रहें, हम पूजा पाठ करने के बजाय हम अपना कार्य करें। तो ये सारी चीज़ें भी प्रोटेस्टेंट इथिक्स में थी, ठीक है। जैसे कि मनी सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको स्पेंड नहीं करना चाहिए। आइडियलनेस यानी कि खाली आपको नहीं बैठना है, यह एक पाप है। और जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा कार्य करना चाहिए। तो ये सारे जो इथिक्स थे, जो आचार थे, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट थे, किसके प्रोटेस्टेंट इथिक्स थे, वो क्या कर रहे थे, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मॉरिस गिन्सबर्ग, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉरिस गिन्सबर्ग की परिभाषा। अगर हम एक बृहद तौर पे देखें तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शन की और इंटर रिलेशंस की, जो कि किसके द्वारा, कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा। तो ह्यूमन इंटरेक्शन और कंडीशंस की क्या है, एक हमारी स्टडी है ह्यूमन बीइंग की, कैसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं,
किस प्रकार से उनके इंटर रिलेशंस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो ह्यूमन है वो अलग अलग गेस्चर्स का प्रयोग करेंगे, अलग अलग तरीके से उनके जो मीनिंग है वो किस प्रकार से बदलेंगे जब भी वो बात कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार सोसाइटी में वो रहेंगे। और इसके अलावा इंटर रिलेशंस हम देखते हैं कि सोसाइटी के जो और भी अलग अलग कंपोनेंट हैं, चाहे साइंस हो, सोसाइटी हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे लोगों के बीच हो, तो किस प्रकार से वो इंटर रिलेटेड है। तो ये बात करते हैं मॉरिस गिन्सबर्ग अपनी डेफिनेशंस में। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं हेनरी फेयरचाइल्ड की, ठीक है। हेनरी फेयरचाइल्ड बोलते हैं कि सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज ह्यूमन इन्वायरमेंट इन देयर रिलेशंस टू ईच अदर। नाउ ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच की क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में कौन बात करता है, हेनरी फेयरचाइल्ड। नाउ ये इन्वायरमेंट कौन सा होगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा। तो जैसे फिजिकल हमारा क्या इन्वायरमेंट है, फिजिकल सेटिंग्स हमारे क्या है, मैक्रो फ्रेमवर्क क्या है, मतलब वहाँ की इकोनॉमी क्या है, सोशल इन्वायरमेंट्स क्या है, तो उसमें हम नेटवर्क्स देखेंगे जैसे कि फैमिली का हमारा किस प्रकार से नेटवर्क है, किनसिन नेटवर्क हमारा किस प्रकार से, इंडिविजुअल फैक्टर्स हमारे किस प्रकार से। तो ये सारी अगर हम चीज़ें देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर सोशलॉजी में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंसान और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशंस। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन पता चली होंगी। तो आपका जो आज का होमवर्क है कि आप गिन्सबर्ग के कॉन्सेप्ट एंड हेनरी फेयरचाइल्ड के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फीडबैक हैं आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।